हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम डार्क ऑब्सेशन कहानी का अंतिम भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रात के ठीक 1:30 बज रहे थे। बैंकॉक के साउदर्न कोस्ट की तरफ जाने वाला रास्ता बेहद सुनसान और डार्क था। काले बादलों की ओट से छनकर आ रही चांद की मध्यम रोशनी समंदर के पानी पर एक रहस्यमयी परछाई बना रही थी। अयांश अपनी ब्लैक एसयूवी को बहुत ही धीमी रफ्तार से चला रहा था ताकि किसी को गाड़ी की आवाज़ ना सुनाई दे। कार के डैशबोर्ड की डिम नियॉन लाइट अयांश के रफ और गंभीर चेहरे पर पड़ रही थी। उसके होठों के बीच दबी सुलगती हुई सिगरेट का धुआं कैबिन के अंदर धीरे धीरे तैर रहा था। उसके बिल्कुल बगल वाली सीट पर कायरा बैठी थी। उसने खिड़की से बाहर अपना चेहरा घुमा रखा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार बहकर उसके गालों को भिगो रहे थे। उसकी सांसों की कांपती हुई आवाज़ इस शांत कार में साफ सुनी जा सकती थी। तारा की कही बातें और अयांश का उस बंगर की तरफ बढ़ना कायरा के दिल को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। अयांश ने बहुत ही स्लो मोशन में अपना दाहिना हाथ स्टीयरिंग व्हील से हटाया और कायरा के ठंडे पड़ चुके हाथ पर रख दिया। उसकी मजबूत और गर्म उंगलियों का एहसास मिलते ही कायरा ने अपनी भीगी आंखें उठाई और अयांश की तरफ देखा। रो क्यों रही हो कायरा? अयांश ने अपनी बेहद गहरी, भारी और मखमली आवाज़ में पूछा। उसकी आवाज़ का वो रफ टोन इस शांत रात में किसी मरहम की तरह लगा। मुझे डर लग रहा है अयांश, कायरा ने बेहद रुआसी और धीमी आवाज़ में कहा। मुझे डर इस बात का नहीं है कि आज रात उस बंगर में क्या होगा। मुझे डर इस बात का है कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। तारा ने सबके सामने मुझे एक कातिल, एक क्रिमिनल कहा। तुम्हें तुम्हें भी यही लगता है ना कि मैं एक बुरी लड़की हूँ जिसने अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें फंसाया? अयांश ने कार को एक ऊंचे नारियल के पेड़ के नीचे समंदर के किनारे रोक दिया। उसने इंजन बंद किया, सिगरेट को एश ट्रे में बुझाया और पूरी तरह से कायरा की तरफ घूम गया। उसने कायरा के दोनों हाथों को अपनी मजबूत हथेलियों में ले लिया। मैं सब कुछ जानता हूँ कायरा, और मैं यह सच कल रात से नहीं बल्कि उस पहली रात से जानता हूँ जब तुम मेरी कार में बैठी थी। अयांश ने सीधे उसकी आंखों की गहराई में देखते हुए बहुत ही स्लो और इमोशनल टोन में कहा। कायरा ने हैरान होकर अयांश को देखा। तुम सब जानते हो? हाँ। अयांश के होठों पर एक बहुत ही कोमल और दर्द भरी मुस्कान आई। 3 साल पहले जब तुम बैंकॉक या मुंबई के इस गंदे अंडरवर्ल्ड से कोसों दूर थी, मुंबई की एक छोटी सी मिडिल क्लास कॉलोनी में रहने वाली एक बेहद मासूम, शांत और शर्मीली लड़की जो हाथ में किताबें लिए कॉलेज जाया करती थी। तुमने एक सफ़ेद सलवार कमीज पहन रखी थी और तुम्हारे चेहरे पर वो सादगी थी जो इस पूरी मतलबी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। कायरा, मैंने तुम्हें उस वक्त एक आर्किटेक्चरल साइट के पास देखा था और उसी वक्त तुम मेरे दिल में उतर गई थी। लेकिन मैं अपनी डार्क लाइफ की वजह से तुम्हारे करीब नहीं आया, क्योंकि मैं तुम्हारी उस मासूमियत को ख़राब नहीं करना चाहता था। अयांश की बात सुनकर कायरा के आंसू और तेज़ी से बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि एक अजीब से सुकून के थे। अयांश ने अपनी उंगलियों से उसके आंसुओं को पोंछा और उसे अपने सीने से लगा लिया। कायरा ने अपना सिर उसके चौड़े कंधे पर रख दिया। फिर क्या हुआ कायरा? तुम्हारी उस मासूम दुनिया को किसने उजाड़ा? अयांश ने उसके बालों को चूमते हुए बहुत ही गहराई से पूछा। कायरा ने अयांश के सीने को अपनी उंगलियों से कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उस पुराने दर्द को बयां करने के लिए हिम्मत जुटा रही हो। रुद्र प्रताप सिंह। कायरा की आवाज़ में नफरत और दर्द का एक तूफान उमड़ कर खड़ा हो गया। मेरे डैड एक बहुत ही ईमानदार गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। उन्हें रुद्र प्रताप के एक बहुत बड़े इनलीगल ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के सिंडिकेट का पता चल गया था। मेरे डैड ने उस फाइल को साइन करने से मना कर दिया। रुद्र प्रताप ने मेरे डैड को खरीदने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उसने एक रात हमारे घर पर अपने गुंडे भेजे। कायरा की सांसें बहुत तेज चलने लगी। वह उस खौफनाक मंजर को याद कर रही थी। उन्होंने मेरे सामने मेरे मासूम माता पिता को बेरहमी से मार डाला और उस पूरे मर्डर को एक नॉर्मल एक्सीडेंट का रूप दे दिया। पुलिस, कानून, कोर्ट, सब कुछ रुद्र प्रताप की जेब में था। मुझे कहीं इंसाफ नहीं मिला। उस
एक रात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अयांश, जो लड़की कभी चींटी को मारने से भी डरती थी, उसके सिर पर अपने माता पिता के खून का बदला लेने का भूत सवार हो गया। मैंने अपनी मासूमियत को वहीं दफन कर दिया। मैंने रुद्र प्रताप के गैंग में एंट्री ली, उसका भरोसा जीता और 3 दिन पहले मौका मिलते ही मैंने उसे ख़त्म कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने खुद अपनी मौत का नाटक रचा है। मैं सच में मजबूर थी आयांश। मैंने तुम्हें उस मर्डर वीडियो में सिर्फ इसलिए फंसाया ताकि रुद्र प्रताप का पूरा ध्यान तुम पर आ जाए और मैं उस असली मास्टरमाइंड तक पहुंच सकूं। मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कभी नहीं था। आई लव यू आयांश। कल रात विला के वेट पर जो हमारे बीच हुआ वो मेरी रूह का सबसे पवित्र सच था। अयांश ने कायरा का चेहरा अपने हाथों में ऊपर उठाया। उसकी आंखों में कायरा के लिए अब कोई शक नहीं था, बल्कि एक अगाध और गहरा अथाह प्रेम था। उसे समझ आ गया था कि कायरा कोई शातिर क्रिमिनल नहीं है, बल्कि वह एक टूटी हुई बेकसूर लड़की है जो सिर्फ इंसाफ चाहती थी। मैंने कहा था ना कायरा, अब तुम अकेली नहीं हो। अयांश ने बहुत ही स्लो मोशन में अपने होंठ कायरा के होंठों पर रख दिए। यह किसिंग का मोमेंट किसी जल्दबाजी का नहीं था, बल्कि अयांश की तरफ से कायरा को प्रोटेक्ट करने का एक मूक वादा था। अयांश ने कायरा की कमर को अपनी मजबूत बाहों में भींच लिया और कायरा ने भी अपना पूरा वजूद अयांश के हवाले कर दिया। इस ठंडी रात में कार के अंदर उन दोनों की सांसों की गर्माहट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कायरा ही इस कहानी की असली बेदाग और एकमात्र हीरोइन है। जब दोनों अलग हुए तो अयांश की आंखों में एक बहुत ही डार्क और खतरनाक चमक आ चुकी थी। अब बारी तारा की है। कायरा, तुम्हें क्या लगता है कि तारा एक बहुत ही जाबाज और सच्ची पुलिस ऑफिसर है जो कानून के लिए काम कर रही है? क्या वो ऐसी नहीं है? कायरा ने अपनी शर्ट को ठीक करते हुए पूछा। अयांश ने एक ठंडी और क्रूर हंसी हंसी। बिल्कुल नहीं। तारा इस पूरी दुनिया की सबसे खुदगर्ज, मतलबी और साइको लड़की है। उसे अपनी आईबी की नौकरी या देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। वह एक ऐसी औरत है जिसे बचपन से हर वो चीज़ हासिल करने की आदत है जिसे वो पसंद कर ले। जब उसने मुंबई में मुझे पहली बार देखा तो वह मेरे लुक्स, मेरी वेल्थ और मेरी इस डार्क पर्सनालिटी पर इस कदर अट्रैक्ट हो गई कि वह मुझे अपना एक ट्रॉफी पार्टनर बनाना चाहती थी। सेफ हाउस में जो उसने मेरे साथ क्लोज होने की कोशिश की, वो कोई प्यार नहीं था, वो उसका एक बहुत बड़ा माइंड गेम था ताकि वह मुझे इमोशनली कमज़ोर करके हमेशा के लिए अपने कंट्रोल में रख सके। वह सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही थी ताकि वह रुद्र प्रताप को मार कर उसका सारा ड्रग्स मनी अपने नाम कर सके और मुझे अपनी उंगलियों पर नचा सके। जब कल रात उसने देखा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा हूँ तो उसकी खुदगर्जी और उसका एरोगेंस बर्दाश्त नहीं कर पाया। आज सुबह जो उसने नौकरी छोड़ने का नाटक किया और मेरे सेटिगेंट में शामिल होने का ऑफर दिया, वह भी उसकी एक बहुत बड़ी चाल है। वह इस बंगल में मुझे और तुम्हें एक साथ बुलाकर पूरे सेटिगेंट को ख़त्म करके खुद इस इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड की क्वीन बनना चाहती है। अयांश ने अपनी गन निकाली और उसे लोड किया। तारा ने मेरे प्यार का, मेरी फीलिंग्स का इस्तेमाल किया है और अयांश, राज सिंघानिया को यूज करने की सज़ा सिर्फ मौत होती है। आज रात तारा का वो खुदगर्ज चेहरा पूरी दुनिया के सामने आएगा। ठीक रात के 1:55 हो रहे थे। बैंकॉक के साउदर्न कोस्ट पर बने उस डार्क और खौफनाक अंडरग्राउंड बंगर के बाहर का नज़ारा बेहद डरावना था। यह बंगर एक पहाड़ी को काट कर अंदर बनाया गया था, जिसका भारी लोहे का दरवाजा पूरी तरह से डिजिटल कोड से लॉक था। बंगर के अंदर एक बड़े कमांड सेंटर में तारा खड़ी थी। उसने अपनी वाइट शर्ट और जीन्स बदल ली थी और वह फिर से अपनी ब्लैक कॉम्बैक्ट गियर यानी वर्दी में थी। उसके हाथ में एक हाई टेक टैबलेट था जिससे वह बंगर की मेन सिक्योरिटी फायरवॉल को हैक कर रही थी। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा मतलबीपन और शातिर मुस्कान थी। टेबल पर उसका फ़ोन रखा था जिस पर एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रही थी। तारा ने कॉल रिसीव की और उसे अपने कान से लगाया। काम कहाँ तक पहुंचा कैप्टन तारा? दूसरी तरफ से आईवी के चीफ की आवाज़ आई।
तारा ने एक ठंडी हंसी हंसी। सर, सिक्योरिटी हैक हो चुकी है। अयांश और कायरा कुछ ही मिनटों में इस बंगर के अंदर आने वाले हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं अयांश के प्यार में पागल होकर अपनी नौकरी छोड़ चुकी हूँ और उनकी मदद कर रही हूँ। बेवकूफ़ लड़का, उसे लग रहा है कि वह बहुत शातिर है। जैसे ही अयांश बंगर के अंदर पैर रखेगा और इस सेडिगेंट के लीडर्स को मारेगा, मैं अपनी बैकअप फोर्स को सिग्नल भेज दूंगी। अयांश और कायरा दोनों इस बंगर के अंदर ही मारे जाएंगे। सारा ड्रग्स मनी और रुद्र प्रताप के सीक्रेट अकाउंट्स ऑफिशियली रिकॉर्ड्स में गायब दिखा दिए जाएंगे और वो सारा पैसा सीधे मेरे पर्सनल सेव्स अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। आईवी को उनका कीमत मिल जाएगा और मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी वेल्थ। तारा की आवाज़ इस खुदगर्जी ने साफ कर दिया कि वह कितनी मतलबी लड़की थी। उसे अयांश से कभी प्यार था ही नहीं। वह सिर्फ अयांश के रुतबे से अट्रैक्ट थी और उसका इस्तेमाल अपनी तिजोरी भरने के लिए कर रही थी। बहुत बढ़िया तारा, मेक श्योर कि अयांश जिंदा ना बचे क्योंकि वह बहुत डेंजरस है, चीफ ने कहा और फ़ोन कट गया। तारा ने टैबलेट को टेबल पर पटका और मिरर में अपना चेहरा देखा। उसने अपनी लिपस्टिक को ठीक किया और बिल्ली जैसी आंखों को सिकोड़ते हुए बोली, अयांश, तुमने उस मामूली कायरा के लिए मुझे रिजेक्ट किया ना। आज रात तुम्हें समझ आएगा कि तारा को धोखा देने की क्या कीमत होती है। तुम दोनों की लाशें इसी बंगर के मलबे में दफन होगी। तारा अपनी गन को लोड करके जैसे ही मुड़ी, अचानक बंगर के बड़े बड़े डिजिटल स्क्रीन लाल रंग की लाइट से ब्लिंक करने लगे। पूरे बंकर में सायरन गूंज उठा। फा फा फा। बंकर के हैवी स्टील के दरवाजे एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर फर्श पर आ गिरे। धुएं और धूल के उस भयंकर बवंडर को चीरते हुए अयांश ने एंट्री की। उसके हाथ में एक शॉटगन पकड़ रखी थी। उसकी शर्ट पूरी तरह से खुली थी और उसकी आंखों में साक्षात मौत का साया था। उसके ठीक पीछे कायरा खड़ी थी, जिसके हाथ में भी एक पिस्टल थी। कायरा का यह रूप अब डर का नहीं बल्कि अपने माता पिता के हथियारों के साम्राज्य को खत्म करने के आत्मविश्वास का था। बंकर के अंदर बैठे सेडिगेंट के थाई और एशियन लीडर्स घबरा कर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी गन्स निकाली, लेकिन अयांश की शॉर्ट गन पहले ही गरज उठी। ठा ठा। अयांश की गोलियों ने पल भर में 3 बड़े ड्रग्स लाइट्स को फर्श पर ढेर कर दिया। पूरे बंगर में अंधाधुंध गोलीबारी होने लगी। आईबी के जो कुछ गनमैन तारा के साथ सीक्रेटली अंदर छुपे थे, वो भी बाहर निकल आए और अयांश पर फायरिंग करने लगे। तारा ने जैसे ही अयांश को देखा, वह चिल्लाई, अयांश, नीचे झुको। लेकिन यह उसकी कोई फिक्र नहीं थी, बल्कि वह अयांश के हाथों में पकड़े उस ब्लैक सूटकेस को सेफ रखना चाहती थी जिसमें सारे कोड्स थे। अयांश ने कवर लिया और तारा की तरफ देखा। खेल खत्म तारा, मुझे तुम्हारी आईवी चीफ के साथ वो पूरा कॉल रिकॉर्ड मिल चुका है। तुम्हारी खुदगर्जी का यह जो नाटक था, वह मैंने पहले ही डिकोड कर लिया था। तारा का चेहरा यह सुनकर अचानक सफ़ेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि अयांश ने उसे बहुत पहले ही पकड़ लिया था। वह गुस्से में पागल हो गई। उसने अपनी गन सीधे कायरा की तरफ तानी। अगर मैं बर्बाद हुई अयांश, तो मैं इस लड़की को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तारा ने ट्रिगर दबाने के लिए उंगली उठाई, लेकिन कायरा इस बार कमजोर नहीं थी। उसने अयांश की दी हुई ट्रेनिंग और अपने अतीत के दर्द को अपनी ताकत बनाया। कायरा ने तारा से पहले अपना निशाना साधा और सीधे ट्रिगर दबा दिया। धां। गोली सीधे तारा के दाहिने हाथ की कलाई को चीरते हुए निकल गई। तारा की गन उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और वह दर्द से चीखती हुई फर्श पर गिर गई। उसका वो घमंड, उसका वो एरोगेंस एक पल में मिट्टी में मिल गया। तारा ने कांपते हुए अपनी कलाई को पकड़ा, जिससे खून बह रहा था। उसने फर्श पर पड़े पड़े अयांश और कायरा को हाथ में हाथ डाले एक दूसरे के साथ खड़े देखा। कायरा की आंखों में अयांश के लिए सच्चा प्यार था और अयांश की बाहें कायरा को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही थी। तारा को समझ आ गया कि वह इस सच्चे प्यार और इस बेदाग रिश्ते को कभी नहीं तोड़ सकती थी। वह अपनी खुदगर्जी की आग में खुद ही जलकर भस्म हो चुकी थी। तभी अयांश ने बंगर के मेन कंप्यूटर पर एक नया टाइमर एक्टिवेट कर दिया। यह बंगर अगले 2 मिनट में पूरी तरह से ब्लास्ट होने वाला है। तारा, तुमने जो बैकअप फोर्स बुलाई है, वो भी तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल पाएगी। अयांश ने कायरा का हाथ पकड़ा। दोनों ने मुड़कर बंगर के एग्जिट की तरफ कदम बढ़ा दिए। तारा फर्श पर पड़ी चीख रही थी, अयांश, मुझे यहाँ मत छोड़ो। मैं तुमसे अट्रैक्ट थी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी अयांश। लेकिन अयांश ने
एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह कायरा को लेकर बंगर से बाहर निकल आया। जैसे ही वे दोनों बाहर खड़ी अपनी ब्लैक एसयूवी के पास पहुंचे और अयांश ने गाड़ी स्टार्ट की, पीछे उस पहाड़ी के अंदर एक बहुत ही भयानक और जोरदार धमाका हुआ। बूम! पूरा बंगर आग की विशाल लपटों के साथ जमींदोज हो गया। उस धमाके के साथ ही बैंकॉक का वो गंदा अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट, रुद्र प्रताप के काले साम्राज्य के बचे हुए हिस्से और तारा की वो खुदगर्ज और मतलबी कहानी हमेशा हमेशा के लिए उस मलबे के नीचे दफन हो गई। आसमान में अब सुबह की पहली सुनहरी किरण फूट रही थी। कोहरे की धुंध धीरे धीरे साफ हो रही थी। अयांश ने गाड़ी को आगे बढ़ाया और बगल में बैठी कायरा की तरफ देखा। कायरा के चेहरे पर अब एक बहुत ही खूबसूरत और सच्ची स्माइल थी। उसके माता पिता का बदला पूरा हो चुका था। उसका गंदा अतीत अब खत्म हो चुका था और अब सामने थी एक नई खूबसूरत आजाद जिंदगी। अयांश ने उसका हाथ अपने होठों से लगाया और चूमा। अब हमारा गुनाह पूरी तरह से मोहब्बत बन चुका है कायरा। बैंकॉक के उस अंडरग्राउंड बंकर के धमाके और अतीत के सारे काले शायों के दफन होने के बाद वक्त जैसे एक खूबसूरत करवट ले चुका था। मुंबई का वो खतरनाक ड्रैगन और बैंकॉक की वो तंग बदनाम गलियां अब बहुत पीछे छूट चुकी थी। आईवी और थाईलैंड पुलिस के रिकॉर्ड्स में अयांश और कायरा का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो चुका था। रुद्र प्रताप के सीक्रेट अकाउंट से मिली बेहिसाब दौलत के साथ अयांश अब दुनिया का एक ऐसा बेदाग और पावरफुल बिजनेसमैन बन चुका था जिसकी मर्जी के बिना समंदर की लहरें भी अपनी दिशा नहीं बदलती थी। लेकिन इन सबसे दूर अयांश ने अपनी इस नई और आज़ाद जिंदगी की शुरुआत के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत कोना चुना था, मालदीव। सुबह के करीब 8 बज रहे थे। मालदीव के एक बेहद ही आलीशान और प्राइवेट वाटर विला के चारों तरफ फैला समुंदर का पानी इस कदर साफ और फिरोजी था कि नीचे तैरती रंग बिरंगी मछलियां साफ नजर आ रही थी। विला के चारों तरफ लकड़ी का एक लंबा डेक बना था जो सीधे समंदर के गहरे पानी में उतरा था। विला के मास्टर बेडरूम के बड़े बड़े शीशे के दरवाजे पूरी तरह से खुले हुए थे और अंदर की सिल्क के सफेद और पारदर्शी पर्दे समंदर की बेहद ठंडी ताजी हवा के झोंकों से बहुत ही स्लो मोशन में हवा में लहरा रहे थे। बेडरूम के विशाल किंग साइज बेड पर सफेद मखमली चादरें बिखरी हुई थी। अयांश बेड के किनारे बैठा हुआ, उसने सिर्फ एक वाइट लिनन का पजामा पहन रखा था और उसका चौड़ा गठीला और मस्कुलर सेना पूरी तरह से ऐसे ही था। उसके कंधे का वो जख्म अब पूरी तरह से भर चुका था, लेकिन उस पर लगा वो हल्का सा निशान इस बात की गवाही दे रहा था कि उसने कायरा के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। उसकी कलाई पर हमेशा की तरह उसकी पसंदीदा रोलेक्स वॉच बंधी थी जिसकी टिक टिक इस समंदर के शांत शोर में बहुत ही मधुर लग रही थी। तभी विला के प्राइवेट पूल की तरफ से कायरा धीरे धीरे चलकर बेडरूम के अंदर दाखिल हुई। उसने इस वक्त सिर्फ अयांश की ही एक आसमानी नीले रंग की सिल्क शर्ट पहन रखी थी जिसके नीचे के सारे बटन खुले हुए थे। शर्ट की लंबाई इतनी कम थी कि कायरा की वो लंबी स्मूथ गोरी और मखमली टांगे सुबह की तेज धूप में पूरी तरह से चमक रही थी। उसके लंबे घने और जेट ब्लैक बाल पूरी तरह से गीले थे जिनसे पानी की छोटी छोटी चमकदार बूंदें टपक कर उसकी शर्ट के कपड़े को जगह जगह से पूरी तरह से भिगो रही थी। भीगा हुआ सिल्क का वो कपड़ा कायरा के बदन के एक एक कर्व और उसकी पूरी बनावट को इस कदर बॉल्डी दिखा रहा था कि कोई भी मर्द अपना सब्र खो दे। बिना किसी मेकअप के उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों में अब वो पुराना दर्द या बदले की आग का एक कतरा भी नहीं था, बल्कि उसमें सिर्फ अयांश के लिए एक अगाध गहरा और समर्पित प्यार तैर रहा था। वह बिल्कुल दबे कदमों से नंगे पैर चलकर अयांश के पास आई। अयांश ने अपना सिर उठाया और उसकी गहरी रफ नजरें सीधे कायरा के इस कातिलाना रूप पर टिक गई। कायरा मुस्कुराई और उसकी वो मुस्कान मुस्कान इतनी सच्ची और क्यूट थी कि विला की हवा में एक रूहानी मिठास घुल गई। वह अयांश के सामने घुटनों के बल फर्श पर बैठ गई। उसने अयांश की थाइस पर अपने दोनों नाजुक मखमली हाथ रखे और अयांश के उस चेहरे को देखने लगी जिसे उसने अपनी पूरी दुनिया मान लिया था। क्या देख रही हो अयांश? क्या देख रहे हो अयांश? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? कायरा ने अपनी बेहद मखमली धीमी और मदहोश कर देने वाली आवाज़ में फुसफुसाया। उसकी गर्म और मीठी सांसें सीधे अयांश के सीने से टकरा रही थी। अयांश के होठों पर एक बहुत ही रफ और मदहोश कर देने वाली मुस्कान आई। उसने बिना एक पल गवाए अपना मजबूत भारी हाथ आगे बढ़ाया और कायरा की ठुंडी को पकड़कर उसका चेहरा थोड़ा और ऊपर उठाया।
उसकी उंगलियों का वो गर्म एहसास मिलते ही कायरा की पलकें हल्की सी कांपी। तुम इस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे खतरनाक चीज लग रही हो कायरा, अयाज ने अपनी गहरी भारी और रफ आवाज में कहा। उसकी आवाज का वो मर्दाना खिंचाव कायरा के दिल की धड़कनों को एक पल में बढ़ा चुका था। और तुम्हें पता है ना, अयाज को खतरनाक चीजों पर पूरी तरह से अपना हक जताना बहुत अच्छी तरह आता है। कायरा के चेहरे पर एक हल्की सी सुर्खी आ गई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, अयाज ने अपनी मजबूत उंगलियों से उसकी पतली कमर को सॉटन की शर्ट के ऊपर से ही कसकर भींचा और उसे एक झटके में फर्श से उठाकर सीधे अपनी गोद में बैठा लिया। कायरा के मुंह से एक बहुत ही धीमी मदहोश कर देने वाली आह निकली। उसके दोनों भीगे हाथ अयाज के मजबूत और कंधों पर कस गए। उसके गीले बालों का एक लंबा गुच्छा अयाज के चेहरे और गर्दन पर बिखर गया, जिससे पानी की ठंडी बूंदें अयाज की गर्म स्किन पर टपकी। दोनों के चेहरे अब एक दूसरे के सिर्फ कुछ मिलीमीटर की दूरी पर थे। अयाज की नजरें कायरा के उन गुलाबी रसीले होठों पर टिक गई, जिन पर सुबह की ओस जैसे चमकी थी। कायरा ने अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली और उसका पूरा बदन अयाज की चुवन की बेताबी में हल्का सा कांपने लगा। अयाज ने बहुत ही स्लो मोशन में अपने होठ कायरा के होठों पर रख दिए। यह कोई जल्दबाजी का पल नहीं था। अयाज ने कायरा के निचले होठों को बहुत ही कोमलता से अपने होठों की गिरफ्त में लिया और उसे अपनी सांसों में सोखने लगा। कायरा ने भी अपनी बाहें अयाज के गले में पूरी ताकत से कस ली और अयाज के इस गहरे पैशनेट रोमांस में पूरी तरह से डूब गई। दोनों के मुंह से एक साथ एक बेहद ही मखमली सिसके निकली, जो शांत बेडरूम में गूंज गई। अयाज का दाहिना हाथ अब उसकी शर्ट के अंदर जा चुका था। उसकी गर्म और रफ उंगलियां कायरा की चिकनी पीठ पर धीरे धीरे ऊपर की तरफ रेंग रही थी, जिससे कायरा की पूरे बदन में एक सिरहन दौड़ गई। अयाज ने करवट बदली और अब कायरा बेड के मखमली गद्दे पर नीचे थी और अयाज पूरी तरह उसके ऊपर आ चुका था। उसके होंठ कायरा के मुंह से हटकर उसकी सुराहीदार गर्दन पर उतर गए। उसने कायरा की गर्दन के बेहद नाजुक हिस्से को अपनी होठों की गर्माहट से छुआ और फिर धीरे से अपने दांतों का एक हल्का सा बाइट वहां बनाया, जिससे कायरा के मुंह से एक मदहोश कर देने वाली चीख निकली। वह अयाज के और मजबूत सीने पर अपने नाखूनों को गहराई से गड़ाने लगी। अयाज के हाथ अब उसकी शर्ट के खुले बटनों के अंदर से होते हुए उसके कमर के उतार चढ़ाव को इतनी बारीकी और दीवानगी से छू रहे थे कि कायरा पूरी तरह से हवा में तैरने लगी। उसकी सांसों की गर्मी और उसके जिस्मों की हीट उस ठंडे और शांत बेडरूम के तापमान को बढ़ा रही थी। वे एक दूसरे की खुशबू और वजूद को खुद में पूरी तरह से जब्त कर रहे थे, मानो वो पिछले सारे दुखों और गंदे अतीत को हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हो। काफ़ी देर तक इस हसीन और सिजलिंग समंदर में डूबे रहने के बाद जब अयाज ने अपने होंठ उसके बदन से हटाए तो दोनों की सांसें बहुत बुरी तरह से फूल रही थी। कायरा का गोरा चेहरा पूरी तरह सुर्ख लाल हो चुका था। उसके थके हुए और पूरी तरह समर्पित अंदाज में अपना सिर अयाज के मजबूत कंधों पर टिका दिया। अयाज, आज शाम को हमारी शादी है ना? कायरा ने अयाज के सीने पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बेहद क्यूट और शर्मीली आवाज में पूछा। हाँ, सिर्फ कुछ घंटों बाद तुम हमेशा के लिए मिसेस अयांस राज सिंगानिया बन जाओगी। अयांस ने उसके माथे को बहुत ही प्यार से चूमते हुए कहा। लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। कायरा ने अपना सिर उठाकर शरारत से अयांस की आंखों में देखते हुए कहा। किस बात की? मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता अयांस। मुंबई में जब मैं मिडिल क्लास लाइफ जीती थी तब मम्मी सारा काम करती थी, और कल रात जो मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया था उसमें नमक डालना ही भूल गई थी। क्या तुम एक ऐसे बीवी को झेल पाओगे जो तुम्हें बिना नमक का खाना खिलाएगी? कायरा ने अपनी नाक से कोड़ते हुए बहुत ही फनी और क्यूट टोन में पूछा। अयांस यह सुनकर जोर से हंसा। उसकी यह मर्दाना हंसी विला में गूंज उठी। उसने कायरा के गाल को धीरे से खींचा। डोंट वरी माई क्वीन, हमारे पास पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट सेफ होंगे। तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, और वो है मुझे इसी तरह दीवानगी से प्यार करना। वो तो मैं अपनी आखिरी सांस तक करूँगी। कायरा ने अयांस के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा। शाम के ठीक 5:30 हो रहे थे। मालदीव के उस प्राइवेट आइलैंड का नज़ारा इस वक्त किसी जन्नत जैसा लग रहा था। समंदर के किनारे सफ़ेद और मखमली रेत के ऊपर एक बेहद ही
खूबसूरत और रॉयल मंडप सजाया गया था। मंडप को पूरी तरह से सफ़ेद गुलाबों और ताजे मोगरे के फूलों से ढका गया था, जिनकी भीनी भीनी खुशबू पूरे माहौल को रूहानी बना रही थी। डूबते हुए सूरज की सिंदूरी और सुनहरी रोशनी समंदर के पानी पर बिखर रही थी, जिससे पूरा नज़ारा एक पेंटिंग जैसा लग रहा था। वहाँ कोई भीड़ नहीं थी, कोई मतलबी रिश्तेदार नहीं थे और ना ही कोई मीडिया। वहाँ सिर्फ वो दोनों थे और उनके इस पवित्र रिश्ते का गवाह देने के लिए खुद समंदर की लहरें और आसमान के सितारे मौजूद थे। मंडप के बीचों बीच पवित्र अग्नि जल रही थी, जिसकी वार्म रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। अयांश मंडप में पहले बैठा हुआ था। उसने एक बेहद ही क्लासी और रॉयल वाइट सिल्क की शेरवानी पहन रखी थी, जिस पर सोने के धागों से बारीक नक्काशी की गई थी। उसका वो रफ और डार्क लुक इस ट्रेडिशनल लिबास में और भी ज़्यादा रॉयल और हैंडसम लग रहा था। तभी विला के दरवाजे खुले। अयांश ने अपनी नजरें घुमाई और उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। कायरा धीरे धीरे चलकर मंडप की तरफ आ रही थी। उसने एक बेहद ही खूबसूरत और भारी सुर्ख लाल रंग का डिजाइनर लहंगा पहन रखा था। लहंगे पर हीरो और सोने के तारों का इतना बारीक काम था कि वह डूबते सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उसने अपने सिर पर एक बारीक पारदर्शी लाल दुपट्टा ओढ़ रखा था, जिसके पीछे से उसका चांद जैसा गोरा चेहरा और उसकी सरमाई हुई आंखें साफ नजर आ रही थी। उसके गले में हीरो का एक कीमती हार था और उसके हाथों में लगी गहरी लाल मेहंदी अयांश के नाम की गवाही दे रही थी। वह इस वक्त किसी देश की राजकुमारी या हुस्न की मल्लिका लग रही थी। कायरा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मंडप के अंदर आई और अयांश के बिल्कुल बगल में आकर बैठ गई। दोनों की नजर जैसे ही मिली, एक अनकहा और गहरा जज्बात उनकी आंखों में तैर गया। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए, पंडित जी ने गंभीर आवाज में कहा। अयांश और कायरा खड़े हो गए। अयांश ने आगे बढ़कर कायरा का नाजुक और कांपता हुआ हाथ अपने मजबूत हाथ में ले लिया। अयांश के हाथ का वो गर्म एहसास मिलते ही कायरा की आंखों में खुशी के आंसू तैर गए। दोनों ने पवित्र अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लेने शुरू किए। हर एक फेरी के साथ वे अपने अतीत के उस खौफनाक दर्द, रुद्र प्रताप के उस जाल और तारा के उस धोखे को हमेशा के लिए पीछे छोड़ रहे थे। हर एक कदम के साथ वे अपनी एक नई खूबसूरत और प्यार से भरी दुनिया के अंदर कदम रख रहे थे। फेरे पूरे होने के बाद अयांश कायरा के सामने खड़ा हुआ। उसने अपनी उंगलियों में चुटकी भर सुर्ख सिंदूर लिया। कायरा ने अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली। अयांश ने बहुत ही स्लो मोशन में कायरा के सिर से दुपट्टा थोड़ा पीछे किया और उसकी मांग में वो सिंदूर भर दिया। सिंदूर के लगते ही कायरा की खूबसूरती में एक पवित्र निखार आ गया। फिर अयांश ने उसके गले में काले मोतियों और हीरो का मंगलसूत्र बांध दिया। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, पंडित जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा। कायरा ने तुरंत अयांश के सीने पर अपना हाथ रख दिया और इस बार उसके आंसू पूरी तरह से आजाद थे। अयांश ने उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा कर एक मधुर म्यूजिक बजा रही थी, मानो वो भी इस नए जोड़े को बधाई दे रही हो। समंदर के किनारे शादी की रस्में पूरी होने के बाद मालदीव के उस प्राइवेट आइलैंड पर रात का साया धीरे धीरे गहरा हो चुका था। आसमान में बिखरे अनगिनत सितारे और पूरा चांद इस वक्त अपनी दूधिया रोशनी सीधे उस आलीशान वाटर विला पर बिखेर रहे थे। समंदर का पानी बिल्कुल शांत था और उसकी लहरें विला के लकड़ी के पायों से टकराकर एक बहुत ही धीमी रूहानी म्यूजिक पैदा कर रही थी। हवा में ताजी मोगरे और सफ़ेद गुलाबों की खुशबू इस कदर घुली हुई थी कि विला का पूरा माहौल बेहद सिजलिंग, रोमांटिक और जादुई बन चुका था। विला के मास्टर बेडरूम का नज़ारा इस वक्त किसी ख्वाब जैसा था। पूरे कमरे में डिम और वार्म येलो लाइट जल रही थी। फर्श से लेकर बेड तक हर तरफ लाल और सफ़ेद गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी। कमरे के कोनों में रखी सुगंधित मोमबत्तियाँ धीरे धीरे सुलग रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी दीवार पर एक खूबसूरत साया बना रही थी। कमरे के बीचों बीच रखे विशाल किंग साइज बेड पर सफ़ेद मखमली चादरों के बीच कायरा बैठी हुई थी। उसने अपनी शादी का वो भारी सुर्ख लाल रंग का लहंगा अभी भी पहन रखा था। उसके सिर पर ओढ़ा हुआ पारदर्शी लाल दुपट्टा उसके चेहरे के सामने एक घूंघट की तरह गिरा हुआ था, जिसके पीछे से उसके
होठों की हल्की सी कंपन और उसकी शरमाई हुई आंखें साफ नजर आ रही थी। उसके हाथों की गहरी लाल मेहंदी की खुशबू इस वक्त कमरे की हवा को और भी ज्यादा नशीली बना रही थी। उसका दिल इस वक्त इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह उसे खुद अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। वह बहुत ही स्लो मोशन में अपनी उंगलियों से अपने लहंगे के कोने को मरोड़ रही थी। अतीत के सारे खतरे अब खत्म हो चुके थे और सामने थी वो रात जिसका इंतजार उसने अपनी रूह से किया था। तभी बेडरूम का भारी सागौन का दरवाजा एक बिल्कुल धीमी आवाज के साथ खुला। अयांश ने कमरे के अंदर कदम रखा। इस वक्त वह एक बेहद ही सॉफ्ट वाइट सिल्क के कुर्ते और पाजामे में था। कुर्ते के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे जिससे उसका वो चौड़ा मस्कुलर गठीला सीना साफ नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही रफ डार्क और बेहद अट्रैक्टिव लुक था, लेकिन उसकी आंखों में इस वक्त कायरा के लिए एक ऐसी भूख, एक ऐसी दीवानगी थी जो किसी भी औरत को पिघला दे। उसने अपनी कलाई पर बंधी रोलेक्स वॉच को देखा, दरवाजा अंदर से धीरे से लॉक किया और बहुत ही स्लो कदम बढ़ाता हुआ बेड की तरफ बढ़ने लगा। उसकी हर एक कदम के साथ कायरा की सांसें और भी ज्यादा तेज होने लगी। अयांश बेड के किनारे आकर बैठ गया। गद्दे पर उसके बैठते ही जो हरकत हुई उससे कायरा का पूरा बदन हल्का सा सिहर उठा। अयांश ने कुछ नहीं कहा। कमरे में सिर्फ उन दोनों की गर्म सांसों की आवाजें गूंज रही थी। उसने बहुत ही स्लो मोशन में अपना मजबूत और भारी हाथ आगे बढ़ाया। उसकी लंबी उंगलियों ने कायरा के उस लाल घूंघट के किनारे को छुआ। जैसे ही अयांश की उंगलियों की गर्माहट कायरा के चेहरे के पास महसूस हुई, कायरा ने अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर ली। अयांश ने बहुत ही धीरे धीरे एक एक पल को रोकते हुए उस घूंघट को ऊपर की तरफ उठाया और उसे कायरा के सिर के पीछे सेट कर दिया। घूंघट के उठते ही चांद की रोशनी और मोमबत्तियों का साया सीधे कायरा के चेहरे पर पड़ा। बिना किसी शक के वह इस वक्त कयामत लग रही थी। उसके मांग में सजा वो सुर्ख लाल सिंदूर, उसकी पलकों पर झुकी वो शर्म और उसके उन गुलाबी रसीले होठों पर ठहरी वो बेताबी अयांश के सब्र के आखिरी बांध को तोड़ने के लिए काफी थी। तुम इस वक्त मिसेस अयांश राज सिंघानिया लग रही हो, पूरी तरह से मेरी। अयांश ने अपनी बेहद गहरी भारी और रफ आवाज में फुसफुसाया। उसकी आवाज का वो मर्दाना खिंचाव कायरा के पूरे जिस्म में बिजली की तरह दौड़ गया। मैं हमेशा से तुम्हारी ही थी अयांश, बस इस वक्त का इंतजार मेरी रूह सदियों से कर रही थी। कायरा ने अपनी कांपती हुई मखमली आवाज में सीधे अयांश की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आंखों में खुशी के 2 छोटे आंसू छलक आए। अयांश ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों से उन आंसुओं को साफ किया, उसका हाथ धीरे से नीचे उतारा और उसने कायरा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में कप में ले लिया। उसकी गर्म हथेलियों का एहसास मिलते ही कायरा ने अपना सिर हल्का सा पीछे झुकाया। अयांश धीरे धीरे उसके करीब आया, इतना करीब कि दोनों की नाक एक दूसरे से टच होने लगी, दोनों के होंठ एक दूसरे से जुड़ गए। यह किसिंग का मोमेंट किसी तूफान जैसा नहीं था, बल्कि यह 2 रूहों के एक होने का सबसे स्लो और सबसे गहरा एहसास था। अयांश ने कायरा के निचले होंठ को अपने होठों की गिरफ्त में लिया और उसे इतनी कोमलता से चूसने लगा जैसे वह दुनिया की सबसे कीमती चीज का स्वाद चख रहा हो। कायरा ने भी अपनी दोनों बाहें अयांश के मजबूत कंधों पर कस दी और अयांश की इस रफ और पैशनेट रोमांस में खुद को पूरी तरह से सौंप दिया। दोनों के मुंह से एक साथ एक मखमली आह निकली जो कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई गूंज गई। अयांश का हाथ अब कायरा के गले पर गए उस हीरो के हार पर गया। उसने बहुत ही धीरे से उस हार के लॉक को खोला और उसे साइड में रख दिया। उसके हाथ अब कायरा के ब्लाउज की बैक डोरियों की तरफ बढ़े। अयांश की रफ उंगलियों ने जैसे ही उन डोरियों को एक एक करके सुलझाया, कायरा के पूरे बदन में एक सिरहन दौड़ गई और उसने अपने नाखून अयांश के सिल्क के कुर्ते पर कस दिए। अयांश ने उसका वो भारी दुपट्टा और ब्लाउज के हिस्से को धीरे से उसके कंधे से नीचे सरका दिया। जैसे ही कायरा का वो गोरा चमकदार और बेदाग बदन डिम लाइट्स की रोशनी में दिखा, अयांश की आंखें उसकी खूबसूरती में पूरी तरह खो गई। उसने करवट बदली और अब कायरा बेड की मखमली सफ़ेद चादरों पर नीचे थी और अयांश पूरी तरह उसके ऊपर आ चुका था। अयांश ने अपने कुर्ते को भी उतार कर फेंक दिया जिससे उसका वो मर्दाना चौड़ा सीना कायरा के नाजुक बदन से पूरी तरह से चिपक गया। अयांश के होंठ अब कायरा के मुंह से हटकर उसकी सुराहीदार गर्दन पर उतर आए। उसने उसकी गर्दन के सबसे सेंसिटिव हिस्से पर अपने होठों की गर्माहट बिखेरी और फिर धीरे से अपने दांतों का हल्का सा
दबाव वहां बनाया, जिससे कायरा के मुंह से एक मदहोश कर देने वाली चीख निकली। वह अयांश के बालों को अपनी उंगलियों में बेरहमी से भींचने लगी। अयांश के हाथ अब उसकी कमर के उतार चढ़ाव, उसके नाभि और उसकी थाइस को इतनी गहराई और बारीकी से छू रहे थे कि कायरा का पूरा वजूद हवा में तैरने लगा। उसकी सांसों की गर्मी और उनके जिस्मों से निकलने वाली हीट ने बेडरूम के तापमान को इस कदर बढ़ा दिया था कि मोमबत्तियों का मोम भी तेजी से पिघलने लगा था। वे इस स्लो मोशन रोमांस के बीच एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से समा चुके थे। कायरा के मुंह से निकलने वाली हर एक सिसकी और इस बात की गवाही दे रही थी कि वह अयांश के इस प्यार की आग में पूरी तरह से जलकर खाक होने के लिए तैयार थी। उस रात उस आलिशान विला के अंदर, बेडरूम के अंदर, उन्होंने दुनिया के सारे बंधनों, सारे दुखों और सारे कायदे कानूनों को तोड़कर एक दूसरे को पूरी तरह से अपना बना लिया। वह रात उनके जीवन की सबसे खूबसूरत, सबसे इंटेंस और एक मुकम्मल सुहाग रात बन गई। इस खूबसूरत रात के बीतने के बाद अगली सुबह का नज़ारा और भी ज़्यादा हसीन था। सूरज की तेज और सुनहरी किरणें विला के शीशे से छन कर बेड पर पड़ रही थी। बेड की सफ़ेद चादरें पूरी तरह से बिखरी हुई थी और चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियाँ कुचली हुई पड़ी थी। अयांश की आंखें धीरे धीरे खुली। उसके होठों पर एक बहुत ही रिलैक्स्ड और मर्दाना मुस्कान थी। उसने अपने दाहिने हाथ को फैलाया तो उसने देखा कि कायरा अभी भी उसके सीने पर अपना सिर रखकर गहरी नींद में सो रही थी। उसने अयांश की वो ब्लैक सिल्क शर्ट पहन रखी थी जो उसकी थाइस तक आ रही थी और उसका आधा बदन चादर से ढका हुआ था। उसके चेहरे पर सुबह की धूप की वजह से एक बहुत ही प्यारा ग्लो था। अयांश ने उसके बालों को बहुत ही कोमलता से पीछे किया, जिससे कायरा की भी आंखें धीरे धीरे खुल गई। अपनी नशीली आंखों से उसने अयांश को देखा और शर्मा कर अपना चेहरा फिर से अयांश के सीने में छुपा लिया। गुड मॉर्निंग मिसेस राज सिंघानिया, अयांश ने अपनी गहरी और भारी आवाज़ में मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग माय हस्बैंड, कायरा ने उसके दिल पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बेहद धीमी आवाज़ में कहा। क्या आज भी हमें कहीं भागना है अयांश? क्या आज भी कोई खतरा हमारा इंतजार कर रहा है? अयांश ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसके होठों पर एक छोटा लेकिन बहुत ही डीप किस किया। अब हमें जिंदगी भर किसी से भागने की जरूरत नहीं है कायरा। वो सेडिकेंट, वो रुद्र प्रताप, वो तारा, सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। अब हमारे सामने सिर्फ हमारी यह खूबसूरत ज़िंदगी है। अयांश बेड से उतरा। उसने अपना ट्राउजर पहनी और कायरा को अपनी बाहों में उठा लिया। कायरा ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों पैर अयांश की कमर के चारों तरफ कस लिए और उसके गले लग गई। अयांश उसे उसी हालत में विला के बाहर बने उस बड़े लकड़ी के डेक पर ले आया। बाहर मालदीव का वो नीला समंदर सुबह की धूप में किसी हीरे की तरह चमक रहा था। ठंडी और ताज़ी समुद्री हवा उन दोनों के चेहरों और बालों को उड़ा रही थी। अयांश ने कायरा को डेक की रेलिंग के पास नीचे उतारा, लेकिन उसका हाथ अभी भी कायरा की कमर पर कसकर बंधा हुआ था। कायरा ने अपना सिर अयांश के चौड़े कंधे पर रख दिया और दोनों दूर तक फैले उस अनंत समंदर को देखने लगे। अयांश, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता, मैं एक मिडिल क्लास कॉलोनी से निकलकर, इतने बड़े गुनाहों के रास्ते से गुजरकर आज दुनिया के सबसे खूबसूरत कोने में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। कायरा ने समंदर की लहर को देखते हुए बहुत ही इमोशनल टोन में कहा। शुरुआत में जो कुछ भी हुआ वो एक गुनाह था अयांश। मैंने तुम्हें फंसाया, तुमने कानून तोड़ा। अयांश ने उसे अपनी तरफ घुमाया। उसने कायरा की आंखों में देखा जहां अब सिर्फ और सिर्फ पवित्रता थी। उसने कायरा के माथे को चूमा और एक बहुत ही दमदार और ग्रैंड लाइन कही, जिसने इस पूरी कहानी को एकदम मुकम्मल क्लोजर दे दिया। रास्ते चाहे कितने भी डार्क और गलत क्यों ना रहे हो कायरा, लेकिन अगर उनका अंजाम तुम जैसी खूबसूरत मंजिल पर आकर रुकता है तो अयांश राज सिंघानिया ऐसा गुनाह हर जन्म में करने के लिए तैयार है। हमारा वो गुनाह अब हमेशा के लिए हमारी इस पाक मोहब्बत में बदल चुका है। कायरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर अयांश को पूरी दीवानगी से गले लगा लिया। सुबह की उस सुनहरी धूप में, समंदर की गड़गड़ाहट और ठंडी हवा के बीच वे दोनों एक दूसरे की बाहों में पूरी तरह से सुरक्षित और आज़ाद खड़े थे। उनके अतीत का वो तूफानी चक्रव्यूह अब हमेशा के लिए शांत हो चुका था और सामने था उनके अटूट प्यार, रोमांस और खुशियों से भरा एक बेहद ही शानदार और नया सवेरा। कहानी यहीं पर एक बहुत ही ज़बरदस्त, ग्रैंड और हैप्पी एंडिंग के साथ पूरी तरह ख़त्म होती है।
तो कैसी लगी हमारी ये कहानी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे एक और धमाकेदार नई कहानी के साथ।